ठीक। क्रिकेट से आ जाते हैं सर, अब जरा सियासत के मैदान में। सियासत के मैदान में एक वजीर आजम साहब हमारे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के ऊपर पीटीआई का बयानिया यही है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर कंट्रोल कायम कर लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अपनी मर्जी के मनमाने बेंचेस, अपनी मर्जी के मनमाने फैसले। और प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस से कहा है कि मेरिट पर जल्द फैसले किए जाएं। मुबारकबाद भी दी उनको, वेलकम भी कहा उनको, और ये मीटिंग हुई, ये तस्वीर भी आई। बट डोंट यू थिंक कि सर इससे तो पीटीआई का बयानिया ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हुकूमत और अदलिया का गठजोड़ है? जी, गठजोड़ नहीं है, बल्कि जो हकीकत है ना, हमें हकीकत की नजर से ही हालात को देखना है। ये 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है। गठजोड़ तो बराबरी के हैसियत में होता है, यहाँ तो कोई बराबरी नहीं है। यहाँ कोई वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, जहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का एक निजाम था। ये तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वैसे अहमद साहब, आपके करियर में आपने कितनी मुलाकातें देखी होंगी चीफ जस्टिस की और प्राइम मिनिस्टर्स की? ऐसे रिफ्यूज कर दिया था एक स्टेज के ऊपर। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मिलने, शुरू की बात है, उसने रिफ्यूज कर दिया था। उसने कहा जी आपके केसेस मेरे पास पेंडिंग है गवर्नमेंट के, मैं आपसे मिल नहीं सकता। याया अफरीदी ने जवाब क्यों नहीं दिया आपकी नजर में? हाँ जी, याया अफरीदी साहब ने आपकी नजर में जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भी मिले हुए, आप कह रहे हैं? इसलिए कि वो आपने देखा ना, बेनिफिशियरी है ना, वो हैसी है उनकी, उनमें वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ ही नजर नहीं आती कि जहां पे वो एक जज के अंदर आपको नजर आनी चाहिए। और उसको ये एहसास होना चाहिए कि जब वो कोर्ट के अंदर बैठे इंसाफ की कुर्सी पे, तो वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अखलाकी इनतात है जिससे हम दो चार हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर, आज गंडापुर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि कुरम के जो हालात हैं वो जमीनों का तनाजा नहीं है, वो फिरका वराना फसादात हैं। ये हमारे मुल्क में सर फिरका वराना फसादात आपकी नज़र में कैसे ख़त्म होंगे? वैसे तो बार खान में भी आप जानते हैं कि जो हुआ बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, KPK में दहशत गर्दी है, अमन अमान की सूरत यार आउट ऑफ कंट्रोल है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, अहमद अवैस साहब, मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। मैं परेशान हो गया, 76 साल हो गया, आज तक हमारा मुल्क पैरों पे ही नहीं खड़ा होकर देता। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एंड सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ ये भी दिमाग में रखिए कि मोदी अभी जब अमेरिका गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो वो F-23 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले तैयारे लेकर जा रहा है इंडिया, जो कि आप जानते हैं कि किस कदर हाई टेक्नोलॉजी है, जिसका मुकाबला F-16 या दूसरे लोकल तैयारे नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं उसके मुकाबले में तो ये F-23 इंडिया को मिल रहा है। हम अभी तक यही कह रहे हैं डार साहब दुनिया भर में जाके कि भाई अफगानिस्तान को रोकें, अगर अफगानिस्तान नहीं रुका तो हमारे मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। हम क्यों नहीं अपने बॉर्डर मैनेज कर पाते हैं अहमद साहब, और क्यों नहीं हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कंट्रोल कर पाते, और क्यों नहीं हम बलूचिस्तान वाले बारखान जैसे अफसोसनाक वाकयों को मजीद फैलने से रोक पाते? अहमद साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, अब मामलात को जब आप हकीकत की नजर से देखेंगे, दो एटीट्यूड है ना। एक तो एटीट्यूड ये है कि आपने खतरा देखा और आपने रेस में सर दबा दिया, ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, और कहा कि कुछ नहीं है जब तक कि हमला ना हो गया उसके ऊपर। एक तो ये एटीट्यूड है, और दूसरा एटीट्यूड है कि आप हकीकत की नजर से हालात को देखें और उसके ऊपर आप तदबीर बनाएंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे, और आप उसको काउंटर करने के लिए आप पूरी स्ट्रेटेजाइज करेंगे सिचुएशन को, और आप उससे बच जाएंगे। यहाँ पे सूरत हाल ये है, यहाँ पे है कि आपने हर प्लान जो किया होता है वो शॉर्ट रन होता है, और वो उसकी बुनियाद जो है वो इम्पल्सिस के ऊपर होती है। मसलन एक आपको बहुत मोटी मिसाल दे देता हूँ। ये अनवारुल्लाह काकर साहब चीफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइस जो है और जो उसकी एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है, मैंडेट, वो जी हाँ, वो उसके अंदर जो इलेक्शन लॉज है उसमें सेक्शन 230 के अंदर बड़ा वाज़ा दे दिया होता है
इसका प्राइमरीली इसका काम जो है वो फ्री ट्रांसपेरेंट एंड इलेक्शन जो है वो होल्ड करवाना है, एंड ही हैज टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन होल्डिंग दैट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सिर्फ ये उसका मैंडेट है। और इसलिए वो जितना दिन रहेगा वो डे टू डे बिजनेस के अलावा किसी पॉलिसी के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। ये बड़ा वाज़ी है। आप मुझे ये बताइए कि उसने किस कानून के तहत और किस अथॉरिटी के तहत और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इजाजत दी थी कि वो अफगान मुजाहिद जो महाजरीन बैठे हुए थे उनको कह के निकल दो यहाँ से। गंदम ये काम इंपोर्ट कर ली थी उन्होंने। गवर्नमेंट का था जो नेगोशिएशन शुरू करती है अफगानिस्तान हुकूमत से, और उनको किसी तरह सेटल करके आप प्लान करते कि भाई इस तरह इस पॉलिसी के तहत हम आपको इवैक्यूएट करेंगे अगर करेंगे। और उससे ये करने से पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने होनी चाहिए कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये इतने सालों से इनमें से क्या कोई आदमी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस है या नहीं है। तो आंसर इज नो। पूरी एजेंसीज जो हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इन लोगों में से जो ये बैठे हुए थे ये मीनियल जॉब करते थे, औरतें भी और मर्द भी इनके, ये किसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं। सर आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास होता है, वजीर खजाना भी उसमें आते हैं सर। वो कहते हैं बॉर्डर कंट्रोल के हवाले से मुल्क के को सोचना होगा कि क्या करना है हमें, वजीर खजाना कह रहे हैं सर। और उन्होंने ये अचीवमेंट भी अपनी बताई कि इस साल पहली बार हम चीनी लीगली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे पहले तक चीनी स्मगल होके जाती थी। पर यह भी इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि तमाम एजेंसीज बॉर्डर पर मौजूद हैं लेकिन स्मगलिंग नहीं रुकती। ये भी कहा गया यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग भी बैंकों के जरिए होती है। और मुझे कमाल बात क्या लगी अहमद अवैस साहब के चेयरमैन FBI भी थे वहां पे सर, बड़े मशहूर हैं आजकल, बड़े अपीयरेंस देते रहते हैं टेलीविजन पे। वो कहते हैं ईरान से आने वाला माल अगर मेड इन ईरान है तो उसकी इजाजत नहीं है। मैंने कहा काश उनको किसी तरीके से मैं दावत पे बुलाऊं और उनको दिखाऊं कि कराची के अंदर ईरानी चॉकलेट, बिस्किट, तेल, चादरें, कपड़े, यू नेम इट वी हैव इट, और सैडली वो सब मेड इन ईरान ही है। पता नहीं चेयरमैन FBI कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तो कराची के अंदर पूरी ईरानी मार्केट्स हैं, कोयटा के अंदर ईरानी मार्केट्स। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपके इस सवाल, लेकिन इससे पहले एक फिक्र है, मैं जवाब पहला मुकम्मल कर लूँ जी। कि ये काकर साहब ने जो ये सब कुछ किया था ना जी, ये इसलिए उससे करवाया गया था, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होती कि डिस्टर्बेंस होगी और ये कॉज बनेगा पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन का। ये याद रखिएगा ज़हन में। ओके। और तबाह कर दिया पाकिस्तान को आपने। आज टेररिस्ट एक्टिविटी से किस तरह हमारे शहीद हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, ऑफिसर हो रहे हैं और नौजवान बिल्कुल जिसमें शहादतें हो रही हैं। और आप 10 साल इसके पीछे चले जाइए तो आपको कोई ये टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह नजर नहीं आएंगी जो इन चंद महीनों में हुई है, और यही रीजन है इसका। और सर चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, मेहमान भी आए हुए हैं, बहुत सारी और सिचुएशन। बार खान में जो हुआ, अब मेरा अहमद साहब अगला सवाल बहुत जरूरी। मैं आपके आगे सवाल की तरफ आ रहा हूँ। ये जो जी देखिए, आपने अगर कुछ अर्सा पहले ISPR साहब के DG जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा उस दौरान में किसी एक सवाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो बॉर्डर जो है ईरान के साथ लगता है वहां पे स्मगलिंग जो ओपन होती है वो हम खुद करवाते हैं। वो कहते हैं कि सर इलीगल स्पेक्ट्रम है और उस एरिया में और कोई रोजगार नहीं है तो उनके पास सर्वाइवल का यही तरीका है। जी हाँ, एग्जैक्टली। अब अंदाजा लगाइए जहां पे गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट चल रही हो तो वहां पे आप निजाम कैसे कहेंगे कि ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बड़ा जरूरी सवाल अहमद साहब। अहमद साहब, हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान से हटकर मुसलमान और पाकिस्तानी कब बनेंगे? क्योंकि बारखान में जो हुआ है, पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी जाती हैं शनाख्ती कार्ड देखकर, ये पहली बार नहीं हुआ है और ये बढ़ रहा है सर। सैडली इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। व्हाई इज दैट सर? आप देखिए, हम पंजाबी, बलोची, पठान और सिंधी से निकलकर एक कौम बनकर और दोबारा उस तरफ रिवर्ट हुए हैं ना। आप ये देखिए 1940 में कायद आज़म में जब रेजोल्यूशन पुट किया था तो उस वक्त भी ये हमारे इस खिता में पाकिस्तान जो है आज
इसमें ये 4 कौमियतें थी ना उस वक्त। सर बात बताएं ना, उस वक्त भी अगर हम पाकिस्तानी बनते तो कायदे आजम की मौत ऐसे होती, लियाकत अली खान की मौत ऐसे होती, फातिमा जिन्ना की मौत ऐसे होती, सब किस के नाम ले। हम उस वक्त से अभी तक पाकिस्तानी नहीं बने अहमद साहब, तभी तो आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं। अब 76 सालों में हम खड़े नहीं हुए। इंसान के बच्चे को 1.5-2 साल लगते हैं पैरों के खड़े होने में, जानवर तो सर 2-3 घंटों में पैरों पे खड़ा हो जाता है। इतना वो करप्शन, देखिए बात सुनिए, वो उसने नवाज शरीफ ने कहा तो ठीक है, उसके कंधों पे करप्शन का इतना बड़ा बोझ है, वो एवरफील्ड की शक्ल के अंदर और अजीजिया की शक्ल के अंदर, कि वो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा वेट, हैवी वेट को उठाकर। वो तो ठीक कह रहे कि पांव पे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। थैंक यू अहमद अवैस साहब, आपकी कीमती